हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक की पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, जो आपके ऑर्गेनिक के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1.5 नंबर और 3 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन करने वाले जो इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑर्गेनिक की ऑलरेडी 4 वीडियो पहले बना दी है, 2 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और 2 बायोलॉजी की बना दी है। तो इनसे आपके बड़ी बड़ी जो यूनिट है ना वो कंप्लीट हो रही है। आपके आराम से जो बड़ा क्वेश्चन आता है 7 नंबर वाला, वो आपके इनसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इनसे आपके 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी बैठेगा और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से और बायोलॉजी से। लेकिन कुछ थोड़े और हम कर लेते हैं, जैसे 1.5 नंबर की अपन कुछ परिभाषाएं करेंगे और 3 नंबर के भी कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद में आपके ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। आप ये 5 वीडियो देख लेना, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लगभग 30 से 35 नंबर इन 5 वीडियो से आपके आ जाएंगे। ओके, तो अपन पहले कुछ शुरू में 1.5 नंबर की परिभाषा कर लेते हैं, उसके बाद में 3 नंबर वाले कुछ सवाल करेंगे। तो आपके एक चैप्टर है ऑर्गेनिक के अंदर, तेल वसा अपमार्जक। ये आपके तीसरी यूनिट का चैप्टर है। ये आपके एक इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपके 1.5 नंबर और 3 नंबर के सवाल हर साल आते हैं। हर साल 1.5 नंबर और 3 नंबर के सवाल हर साल आते हैं। तो पहले अपन इस चैप्टर से जो 1.5 नंबर के सवाल आते हैं, जो उनकी परिभाषा आती है, वो कर लेते हैं। उनके बाद में अपन क्या करेंगे, 3 नंबर वाले सवाल करेंगे, है ना। तो पहले इसके अंदर एक परिभाषा आती है आपके क्वेश्चन के रूप में, अम्ल मान को समझाओ। अम्ल मान, पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके तेल वसा अपमार्जक वाले। ये 1.5 नंबर का ना, अब शायद इसके 3 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि आपके आए ना कि जो क्वेश्चन 3 नंबर का होगा वो 6 का हो जाएगा, जो 1.5 का वो 3 का हो जाएगा, जस्ट डबल। तो सब तेल वसा अपमार्जक वाले चैप्टर से जो आपकी परिभाषा आती है वो आती है अम्ल मान की, कि अम्ल मान को समझाओ या उसकी परिभाषा लिखो। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है अम्ल मान की, कि 1 ग्राम तेल या वसा को, 1 ग्राम तेल या वसा में उपस्थित मुक्त अम्लों को उदासीन करने के लिए आवश्यक केवल की मिलीग्राम में मात्रा को अपन अम्ल मान कहते हैं। मैं लिख देता हूं, इससे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा ना। 1 ग्राम तेल अथवा वसा में उपस्थित है, ये आपको एग्जाम में लिखने का 1.5 नंबर में होता है ना। 1 ग्राम तेल अथवा वसा में उपस्थित मुक्त अम्ल है ना, मुक्त अम्लों को उदासीन करने के लिए आवश्यक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में मात्रा को अम्ल मान कहते हैं। सुनना, देखो अम्ल मान की क्या परिभाषा है। आपको एग्जाम में ये लिखनी है कि 1 ग्राम तेल अथवा वसा में उपस्थित है मुक्त अम्लों को, जो उसके अंदर मुक्त अम्ल होते हैं यानी H+ होते हैं, को उदासीन करने के लिए आवश्यक KOH की मिलीग्राम में मात्रा, किसमें मिलीग्राम में मात्रा को अपन क्या कहते हैं, अम्ल मान कहते हैं। देखो ये इसमें ऐसे कह रहा है कि जो आपके तेल और वसा होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्ल को उदासीन करने के लिए आप क्या मिलाते हो, इसके अंदर क्षार मिलाते हो ना। आपको पता है अम्ल और क्षार आपस में बिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, है ना। तो अपन क्या मिला रहे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे, जो एक क्या क्षार है। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में जो मात्रा मिलाते हैं उसे अपन अम्ल मान कहते हैं। तो एक परिभाषा तो आपकी ये आती है अम्ल मान की। इससे रिलेटेड और भी परिभाषा है, जैसे दूसरी परिभाषा आपके ऐसा आती है साबुनीकरण मान, साबुनीकरण मान। तो सेम परिभाषा, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करना। देखो परिभाषा इसकी इस तरह है, 1 ग्राम तेल अथवा वसा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में मात्रा को मात्रा को
साबुनीकरण मान कहते हैं। ये परिभाषा सेम ही है, बस यहाँ पर क्या कर रहे थे, मुक्त अम्लों को दर्शन करने के लिए आवश्यक KOH की मात्रा, और यहाँ पर है कि 1 ग्राम तेल अथवा वसा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक KOH की मात्रा को मिलीग्राम होनी चाहिए, को अपन क्या कहते हैं, साबुनीकरण मान कहते हैं। ठीक है, अम्ल मान हो गया, साबुनीकरण मान हो गया। इसी तरह एक और इससे परिभाषा आती है आपके एस्ट्रीकरण मान या एस्ट्रीकृत मान, कुछ भी लिखा सकता है, एस्ट्रीकृत मान। तो सेम परिभाषा यही है आपके कि 1 ग्राम तेल अथवा वसा को एस्ट्रीकृत मतलब एस्टर में बदलने के लिए 1 ग्राम तेल अथवा वसा को एस्ट्रीकृत करने के लिए आवश्यक है KOH की मिलीग्राम में मात्रा को एस्ट्रीकरण मान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके तेल वसा अपमार्जक वाला जो चैप्टर, उसकी 3 इंपोर्टेंट परिभाषा है। अभी और भी है, वो भी करने वाला है। तो सिंपल है, अम्ल मान हो गया, साबुनीकरण मान हो गया, एस्ट्रीकरण मान हो गया। KOH की मिलीग्राम में मात्रा ध्यान रखनी है। अगर एस्ट्रीकृत की बात करनी है तो एस्ट्रीकृत करने के लिए आवश्यक KOH की मिलीग्राम में मात्रा। साबुनीकरण की बात करते हैं तो 1 ग्राम तेल या वसा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक है KOH की मिलीग्राम में मात्रा को। और मुक्त अम्ल मान की बात करते हैं तो मुक्त अम्लों को दर्शन करने के लिए आवश्यक KOH की मिलीग्राम में मात्रा को अम्ल मान कहते हैं। ठीक है, एक बार इनको नोट कर लो, फिर आगे एक और आपकी परिभाषा आती है जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो अपन परिभाषा लिखना वो इम्पोर्टेंट है, आयोडीन मान। क्या मान है, आयोडीन मान। ये आपकी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्या परिभाषा है कि आयोडीन की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम तेल अथवा वसा के साथ क्रिया कर सके उसे आयोडीन मान कहते हैं। परिभाषा लिख देता हूं इसकी कि आयोडीन की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम तेल अथवा वसा से 100 ग्राम तेल अथवा वसा के साथ अभिक्रिया कर सकें उसे आयोडीन मान कहते हैं। उसे आयोडीन मान कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपकी आएगी, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है आयोडीन मान। आयोडीन की ग्राम में वह मात्रा, किसके अंदर, अपन KOH की बात कर रहे हो, मिलीग्राम में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम आयोडीन की ग्राम में मात्रा की बात कर रहे हैं, वह मात्रा जो 100 ग्राम तेल अथवा वसा के साथ क्रिया कर सके। मतलब आयोडीन की वह मात्रा होनी चाहिए जो आपके 100 ग्राम तेल अथवा वसा से अभिक्रिया कर सके। पढ़ते हैं, इसी का एक और टॉपिक रह गया है, वो है कि तेल और वसा में अंतर को लिखिए। आपकी क्वेश्चन आता है कि तेल और वसा में अंतर लिखिए, 1.5 नंबर में परिभाषा आती है। तो देखो, तेल, सबसे पहले अपन बात करते हैं वसा। वसा किसे कहते हैं, तो वसा किसे कहते हैं अपन, कि वह ट्राइग्लिसराइड जो क्या पहले संपृक्त हो, मैं समझा दूंगा इसको। वे ट्राइग्लिसराइड जो कमरे के ताप पर वे ट्राइग्लिसराइड जो कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, वसा कहलाते हैं। जैसे आपके मक्खन हो गया, आप बात करते हो वनस्पति घी की, वो इसका उदाहरण है। ठीक है, इत्यादि। ये जैसे यहाँ पे लिखा ट्राइग्लिसराइड संपृक्त होता है, ये हम आपको जब अपन आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण
और हाइड्रोजन अपघटन उसके अंदर आपको ये समझा दूंगा, 3 नंबर वाले सवाल के अंदर ये समझा दूंगा ना। तो वसा किसे कहते हैं? वे ट्राइग्लिसराइड जो संपृक्त होते हैं और जो कमरे की ताप पर क्या होते हैं? ठोस होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। उदाहरण के रूप में मक्खन और वनस्पति की। फिर आता है आपके तेल। तो तेल होता है कि वे ट्राइग्लिसराइड जो वे ट्राइग्लिसराइड ये क्या होना चाहिए? असंपृक्त होते हैं। वे ट्राइग्लिसराइड जो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, जो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं उन्हें तेल कहते हैं। सिंपल सा मतलब इनमें डिफरेंस है कि वसा क्या होता है? आपके ठोस होता है, तेल क्या होता है? आपके लिक्विड द्रव रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण देख लो, जैसे आपके तेल होते हैं मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ये इनके उदाहरण है। तो अगर आपको 1.5 नंबर में परिभाषा पूछे तो आपको इतने से लिखना है कि वसा क्या होते हैं? जो संपृक्त होता है ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो संपृक्त होता है और कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस होता है। और तेल क्या होते हैं? जो द्रव होते हैं। ये इनको आप नोट कर लो, फिर अपन आगे और करते हैं। आपकी एक परिभाषा थी, जैसे ये तेल जो अपन ने अभी की 4-5 परिभाषा, वो एक ही चैप्टर की थी, तेल वसा अपमार्जक वाले की। और इनमें से आपके देख लेना एक परिभाषा जरूर आएगी 101% आएगी इनमें से। अब एक आपके आते हैं समविभव बिंदु। आपको इनमें क्या, इनमें इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी परिभाषा छोटी छोटी वो याद रखनी है, 1.5 नंबर में आती है जो। तो समविभव बिंदु क्या होती है कि जो आपके ये एक ऐसा बिंदु होता है, किसी विलयन का ऐसा बिंदु होता है जहां पर जो एमिनो अम्ल होता है, अगर उसके ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र लगाए तो वो एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते हैं। चलो पहले इसको लिख देते फिर बस समझते हैं ना। समविभव बिंदु तो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का वह बिंदु, किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का वह बिंदु जिस पर एमिनो अम्ल, अभी एमिनो अम्ल क्या तो वो भी समझेंगे। एमिनो अम्ल जिस पर एमिनो अम्ल पर विद्युत विभव लगाने पर वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते, ध्यान रखना, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का वह बिंदु जिस पर एमिनो अम्ल पर विद्युत विभव लगाने पर, विद्युत विभव का मतलब विद्युत क्षेत्र लगाने पर वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। जैसे देखो नॉर्मली आपके जैसे ये आपके कोई है, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मान लो ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, कैथोड एनोड, और यहाँ पर आपके बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ पर मान लो आपके NaCl है, तो Na प्लस के रूप में पाया जाता है, Cl माइनस के रूप में पाया जाता है ना। Na क्या करता है? Na प्लस है तो माइनस की ओर जाता है, और Cl माइनस है तो प्लस की ओर जाता है। जैसे यहाँ पर एनोड, यहाँ पर आपके प्लस, यहाँ पर माइनस के रूप में ना मानना, एनोड यहाँ पर प्लस है, कैथोड यहाँ पर माइनस है। तो होता है क्या है कि अन्य किसकी ओर गति करता है? कैथोड की ओर गति करता है, इस इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। ये इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड, और क्लोरीन किधर जाता है? प्लस की ओर जाता है, इधर गति करता है। तो इससे अपन क्या बोलते हैं? इससे विलयन के अंदर क्या होती है? धारा, मतलब धारा बहने लगती है, इधर से बैठी जाती है, विद्युत क्षेत्र लगाता है तो इसमें धारा बहने लगती है। समविभव बिंदु क्या है? समविभव बिंदु कह रहा है कि समविभव बिंदु के अंदर पहला एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होता है? एमिनो अम्ल, ये क्या होता है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल का मतलब है कि अम्ल एक ही अणु है जिसके अंदर अम्ल भी होगा और एमिन भी होगा। जैसे देखो CH2COOH
और ये NH2। देखो ये आपके पास में एक ही अणु है, इससे अपन क्या बोलेंगे, मेथ एथेनोइक, इसे बोलते हैं एमिनो एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसका नाम है एमिनो मेथ एथेनोइक अम्ल, इसका नाम है। देखो एक ही अणु अपने पास में, जिसके एक तरफ तो आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक तरफ आपकी क्या जुड़ा है, एमीन जुड़ा हुआ है। तो जब एक ही अणु में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी उपस्थित हो और एमीन भी उपस्थित हो तो इसे अपन बोलते हैं एमिनो अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एमिनो अम्ल बोलते हैं। इसके अंदर यह है कि मतलब ये जैसे इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ये एमिनो अम्ल ये यहाँ पर है, तो इस विलयन की अम्लता क्षारकता का वह मान, इस विलयन की जो भी आपके यहाँ पर विलयन है, अम्लता क्षारकता का वह मान जिस पर इसके अंदर ये अणु ना तो कैथोड की ओर गमन करे ना एनोड की ओर गमन करे, तो वो बिंदु आपके क्या कहलाएगा, समविभव बिंदु कहलाएगा। सिंपल से समझ लेना कि वह बिंदु जिस पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है उसे अपन समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ नेक्स्ट 3-4 परिभाषा हो रही है डेड नंबर की, वो कर लेते हैं, उसके बाद में आपका परिभाषा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपकी जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक नाम से ही पता चल रहा है, देखो इसके अंदर तो कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बन धात्विक यानी धातु, मतलब ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन धातु से जुड़ा हो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन धातु से जुड़ा हो उन्हें अपन क्या कहते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। परिभाषा लिख देता हूं मैं इसकी, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह यानी कार्बनिक समूह का मतलब क्या, कार्बन वाला, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह धातु परमाणु से जुड़े हो, धातु परमाणु से जुड़े हो उन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे देखो C2H5 Pb, C2H5 का होल 4 Pb, इसका नाम क्या है, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। इसके अंदर देखो Pb किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, Pb कार्बन से जुड़ा है। या और देखो आपने पढ़ रखा होगा एल्किन लिथियम, RLI, R का मतलब क्या होता है, कार्बन, R का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, C17H35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर R का मतलब है ना, R का यहाँ पर एल्किन समूह मतलब कार्बन से कौन जुड़ा है, लिथियम यानी धातु जुड़ा है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एल्किन लिथियम बोलते हैं, एल्किन लिथियम। इसी प्रकार आपने ग्रिग्नार अभिकर्मक का नाम सुना होगा, RMgX, सुना या नहीं सुना है। तो इसके अंदर भी देखो मैग्नीशियम धातु है और धातु से कौन जुड़ा हुआ है, एल्किन समूह आपके जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, फिर अपन आगे करते। ठीक है, तो ये आपके हो गया कार्ब धात्विक यौगिक। अब इनसे भी सवाल आता है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक किसे कहते हैं और सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो पहला तो आपके हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक, जो आपने 11वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब में पढ़ा, क्या होता है, RMgX। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, जब एल्किन हैलाइड यानी RX की, जब एल्किन हैलाइड, R यानी एल्किन, X मतलब हैलोजन, जब एल्किन हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम यानी Mg से करवाई जाती है तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का। जब एल्किन हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाई जाती है तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है ना। देखो कैसे, ये एल्किन हैलाइड, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ में करवा दो, किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, तो क्या बनेगा, देखो RMgX बनेगा,
RMgX, और ये आपकी क्या है, ग्रीनियर अभिकर्मक है। सिंपल से आता है ग्रीनियर अभिकर्मक किसे कहते हैं, इतना सा करना है आपको, ठीक है। अब आपके एग्जाम के अंदर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल वो है कि सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक किसे कहते हैं। क्या है, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक किसे कहते हैं, परिभाषा आएगी, ये वाली इंपॉर्टेंट है। सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक वो किसे कहते हैं, सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक। तो सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं एल्किन लिथियम को। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को, सुनना, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीनियर अभिकर्मक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। सुनना वापिस, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं। सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं क्योंकि यह कौन, एल्किन लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक है, क्योंकि यह ग्रीनियर अभिकर्मक से अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं क्योंकि ये ग्रीनियर अभिकर्मक से क्या अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे देखना, पहले ग्रीनियर सुपर लिथियम की कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं तो एल्किन हैलाइड के अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया लिथियम के साथ में करवा दो, किसके साथ में, लिथियम के साथ में। लिथियम के 2 मोल ले लो, आपके बनता है एक, तो आपके RLi प्लस एक बनता है, एक Li यहाँ पर बचा, एक X है, तो LiX। ये जो आपके बना ये है, इसको अपन बोलते हैं एल्किन लिथियम, एल्किन लिथियम इसे बोलते हैं। और इसे अपन क्या बोलते हैं, एल्किन लिथियम को बोलते हैं सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक, क्योंकि ध्यान रखना कि इसकी जो क्रियाशीलता होती है, दूसरे अणुओं से क्रिया करने की जो क्षमता होती है, वो ग्रीनियर अभिकर्मक है RMgX से ज्यादा होती है। मतलब सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो एल्किन लिथियम होता है इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, किससे, ग्रीनियर अभिकर्मक से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, सुपर ग्रीनियर की ये परिभाषा आप देख लेना, एग्जाम के अंदर आपके आएगी ये वाली, नोट करो। फिर आगे एक और परिभाषा बची, उसको करके अपन 3 नंबर वाले सवाल करेंगे। ये आपकी लास्ट परिभाषा कार्ब धात्विक यौगिक की है कि जिसेस लवण किसे कहते हैं। आपके एग्जाम के अंदर आता है ये जिसेस लवण किसे कहते हैं। तो जिसेस लवण क्या होता है, यह प्रथम संश्लेषित कार्ब धात्विक यौगिक है। मतलब मानव द्वारा जो बनाया गया पहला कार्ब धात्विक यौगिक था वो कौन था, जिसेस लवण था, जिसे पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट तथा एथिलीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। सुनना, ये जो है ये जिसेस लवण, ये वाला जिसेस लवण, इसका नाम क्या है, पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, एथिलीन के साथ में, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन के साथ में करवाई जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से एक के और यहाँ से एक Cl बाहर हो जाते हैं, KCl बाहर हो जाता है, और आपके बनता है KPT, ये CH2, ये वाला C2H4 अंदर आ जाता है, और ये Cl3, इससे अपन बोलते हैं जिसेस लवण। सिंपल सी परिभाषा याद कर लेना, ठीक है। अब अपन करते हैं जो 3-3 नंबर में अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने 1.5 नंबर वाली जो परिभाषा आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है वो कर ली है। अब अपन कौन सी करेंगे जो 3 नंबर में आ सकते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे आपके जो तेल वसा अपमार्जक वाले चैप्टर, उससे 3 नंबर का भी एक सवाल हर साल आता है। तो अपन वो तेल वसा अपमार्जक वाले चैप्टर से जो 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको तेल क्या होता है, वसा क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तेल और वसा कैसे बनते हैं, जैसे CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ये क्या आपके ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है। जब इसके अभिक्रिया आप करवाते हो RC+O के साथ में, RC+O के साथ में करवाते हो, और इसका आप मोल ले लेना, 3 मोल ले लेना। जब इसके साथ में अभिक्रिया करवाते हो तो देखो क्या होता है, ये H और ये H,
और ये Cl, देखो Cl भी कितने 3 है, H भी कितने 3 है, -3HCl आपके क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, क्या हो जाता है 3HCl बाहर हो जाता है। और जहां से HH निकला वहां पर आपके क्या जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड O R जुड़ जाता है। कैसे दो देखो, ये आपके CH2O, इधर ये बचा CHO और CH2O। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, O के स्थान पर C डबल बॉन्ड O R बच जुड़ेगा, ये आपके C डबल बॉन्ड O ये R, C डबल बॉन्ड O ये R और ये C डबल बॉन्ड O ये R। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं, इसे अपन या तो तेल बोलो आप या इसे वसा बोलो। क्या बोलो, यही तेल होता है, यही आपकी क्या होता है, वसा होता है। तो देखो ये आर, यहाँ पर आर क्या है, आर एल्किन समूह है, एल्किल समूह है, कुछ भी हो सकता है ये आपके जैसे CH3 भी हो सकता है, ये आपके C17H33 भी हो सकता है, C17H35 भी हो सकता है। ठीक है, मेनली तो ये होता है C17H33 और C17H35, ये आर के मान होता है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आपकी क्या बनता है, तेल और वसा बनता है। अब ये आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना क्योंकि अपन इसी का यूज करने वाले हैं। तो ये वाला मैं एक बार इधर बना देता हूं, CH2O C डबल बॉन्ड O R, CH2O C डबल बॉन्ड O R, CH2O C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है ना। अब आपके देखो एग्जाम के अंदर सवाल क्या आता है, आपके एग्जाम के अंदर सवाल आता है कि तेल या वसा के जल अपघटन को समझाओ, उसके हाइड्रोजन अपघटन को समझाओ, हाइड्रोजनीकरण को समझाओ, इस तरह के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका जल अपघटन। पहला क्वेश्चन अपन करें जल अपघटन। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में कि तेल या वसा के जल अपघटन को समझो, तेल या वसा के जल अपघटन को समझो। तो आपको क्या करना है, पहले ये संरचना बनानी है, CH2O C डबल बॉन्ड O R, ये आपकी क्या है, तेल या वसा कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करेगा कि R के स्थान पर क्या जुड़ा हुआ है। अब जब इसका अपन करवाते हैं जल अपघटन, तो ये जल लिया, जल के अंदर अब बोलना जाता है ना, इसके अंदर H2O का आप मोल ले लो 3, कितने 3 मोल। तो आपको पता है H2O किसके अंदर टूटता है, H प्लस OH माइनस के अंदर टूटता है, किसके अंदर टूटता है, H प्लस OH माइनस के अंदर। अब आप क्या करो, इसको यहां से तोड़ दो, इसको यहां से तोड़ दो, इसको यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, इधर आप लिखो OH, इधर H प्लस, मतलब CH2 के साथ में क्या जुड़ेगा OH और इस कंपाउंड के साथ में क्या जुड़ेगा, आपके H प्लस जुड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा, एक तो आपको ये बनेगा, देखो CH2OH, यहां से भी इसको तोड़ा CH और इधर अपन क्या जोड़ रहे हैं OH, और एक इधर क्या जोड़ रहा है CH2, इधर भी क्या जोड़ेंगे OH प्लस देखो R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में अपन क्या जोड़ रहे हैं, देखो H प्लस जोड़ रहे हैं। यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर क्या जुड़ेगा H प्लस, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपकी ये H। ठीक है, ये आपकी क्या जुड़ जाएगा H जुड़ जाएगा। तो इसका जब जल अपघटन करवाए तो आपके 2 कंपाउंड बने, एक तो इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल है, CH2OH CHOH और CH2OH का, ये आपकी क्या है ग्लिसरॉल। और ये आप देख पा रहे हो ये आपकी क्या है OH आया, देखो C डबल बॉन्ड O OH आता है, तो ये आपके अम्ल होता है, क्या होता है अम्ल है। और इसके कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे, 1 मोल यहाँ से, 1 मोल यहाँ से और 1 मोल ये, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ गए। तो आपको एग्जाम के अंदर आता है कि साबुन के या तेल के या वसा के जल अपघटन को समझाओ, तो आपको रिएक्शन लिखनी है। फिर आपको लिखना है कि जब तेल या वसा का जल अपघटन करवाया जाता है तो ग्लिसरॉल और अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल और अम्ल प्राप्त होते हैं। तो ये पहला सवाल है। अब और इससे रिलेटेड और सवाल वो भी करते हैं। जैसे अब सेकंड आपका है इसका साबुनीकरण, साबुनीकरण कि तेल या वसा के साबुनीकरण को समझाओ। तो क्या करना है आपको, इसी की अभिक्रिया, ये क्या आपके तेल या वसा है ना, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH के साथ में। किसके साथ में करवानी है साबुनीकरण के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इसके आप 3 मोल ले लो, आपको पता है ये भी टूटेगा Na प्लस OH माइनस में, तो इसको आप यहां से तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे, तो यहां पर आपकी क्या आएगा OH माइनस, इधर Na प्लस। तो देखो क्या क्या बनेंगे, पहले इधर की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर तो क्या बनेगा ग्लिसरॉल ही बनेगा, देखो CH2
इसके साथ में क्या जुड़ेगा, OH। इधर देखो CH और इधर भी अपन क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे, इधर CH2 और OH। आइए समझो, देखो इधर इधर अपन को क्या लेना, OH लेना, इसके साथ में भी OH OH OH, तो OH लिख दिया। और क्या मिला एक और आपको, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O O, और यहां पर क्या जुड़ेगा, O के साथ में Na जुड़ेगा, तो ये N है। और इसका आपको कितने मोल प्राप्त होंगे, 3 मोल प्राप्त होंगे। तो देखो जब एग्जाम के अंदर साबुनी कराया गया तो आप क्या लिखोगे कि जब तेल या वसा की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो एक तो आपको ग्लिसरॉल प्राप्त हो रहा है, ग्लिसरॉल, और एक आपको क्या प्राप्त होगा, ये क्या, ये साबुनी तो है, R C डबल बॉन्ड O O N, ये साबुन का सूत्र ही तो है। आप साबुन का सूत्र क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो C17H35 COON, ये क्यों पढ़ते हो आप साबुन का सूत्र। R की जगह क्या यूज करोगे, C17H35 यूज कर लो तो वो साबुन हो जाएगी। और इसको अपन बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट, सोडियम स्टीरिएट ये बोलते हैं इसको। तो R का मतलब यहां पर क्या, C17H35 है ना, ये हो गया इसका साबुनीकरण। अब आता है जो हम जो अपन करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजन अपघटन, 2 टर्म करेंगे वो इंपोर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, तीसरी अभिक्रिया आती है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग हाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजनी अपघटन को समझो। तो पहला अपन करने वाले हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण ये पहले अपन करने वाले हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, अपन को इसमें हाइड्रोजन ऐड करना होता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजनीकरण को ऐड करना है। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो R है उसकी जगह मैं यूज कर रहा हूं, यहाँ पर R बराबर आपको यूज करना है C17H33। R की जगह आपको क्या यूज करना है, C17H33 यूज करना है। तो यहाँ से R को मिटा दो, R को मिटा दिया और R की जगह आपको यूज करना है C17H33। तो देखो मैं C17H33 को कैसे लिख रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 7 और CH3। इस C17 को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो टोटल 17 कार्बन हो रहे हैं नहीं हो रहे, 7 ये 8 9 10 और ये 17 कार्बन हो रहे, और गिन लेना इनको क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए यहाँ पर क्या आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे। संरचना बनाकर देख लेंगे ना, ऐसी संरचना बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 7 और CH3। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली, CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 और CH3 हाइड्रोजनीकरण करवा रहे अपन है ना। ये जो आपके बना है ये वाला, इसे आप बोलते हो तेल। ये क्या आपके तेल है, आप इसे वनस्पति तेल बोल दो, बोली वनस्पति तेल। तेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड हो मतलब असंपृक्त है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपन बोलते हैं असंपृक्त। तो यहाँ पर क्या आपके डबल बॉन्ड है तो ये आपके क्या है, तेल है। और जब सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पर तो उसे अपन बोलेंगे वसा। तो आपने क्या है, रिएक्शन क्या है कि इसकी भी क्या, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाना है। तो जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है निकल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। तो जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है निकल की उपस्थिति में, तो देखो क्या बनता है, कुछ नहीं बनता है ज्यादा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है जो वो हट जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है और एच जुड़ जाता है। यहाँ पर देखना कैसे है, ये एज इट इज लिखना आपको CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 7, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखना डबल बॉन्ड था, इसको मैंने हटाकर सिंगल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पर एक H था तो मैंने यहाँ पर 2 H कर दिया, ये CH2 वापिस CH2 7 CH3। देख लो क्या क्या हाइड्रोजन की अपन 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं इस वाले में, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल आपकी 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया और सिंगल बॉन्ड आ गया। इसी तरह यहाँ पर CHO C डबल बॉन्ड O CH2 7 CH2 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 7 और CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 7 CH2 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 7
और CH3। ये गई उतार दिया, बस यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन कर दिया और सिंगल बॉन्ड लिख दिया, और ये आपका है वसा। वसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ में सबके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो अपन उसे वसा बोलते हैं। तो सुनना, एक परिभाषा सुनना, आपके एग्जाम के अंदर आती है कि तेलों के कठोरीकरण को समझाओ। तेलों के कठोरीकरण, कठोरीकरण को समझाओ। तो यही परिभाषा आपको इसके अंदर लिखनी होती है। सुनना, परिभाषा में बोल रहा हूं कि जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाई जाती है, जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, तो वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण होता है, इससे तेल कठोर हो जाता है। जो तेल होता है क्या होता है? कठोर हो जाता है। कठोर क्यों हो जाता है? क्योंकि डबल बॉन्ड किसके अंदर चेंज हो जाता है? सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाता है। इसे अपन बोलते हैं तेलों का कठोरीकरण, है ना। क्या होता है कि जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाई जाती है, तो वसा का निर्माण होता है, या आप इसे वनस्पति घी भी बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? वनस्पति घी का। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? तेलों का कठोरीकरण बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला हाइड्रोजनीकरण। और इसे आपको समझ में आ गया, तेल में डबल बॉन्ड है और वसा के अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और रह रहा है आपके, वो है हाइड्रोजन अपघटन। लास्ट है, लास्ट क्या आपके, वो पिछले वाला तो क्या था? हाइड्रोजनीकरण। या हाइड्रोजन अपघटन है। देखो, हाइड्रोजन अपघटन के अंदर क्या होता है? अपघटन का मतलब हाइड्रोजन का टूटना होता है। देखो कैसे, CH2O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैं ले रहा हूं C17H35। वो पीछे जो बना जो ले रहा हूं R, भाई यहाँ पर R जुड़ा रहता है ना, तो अब की बार R की जगह मैं यूज कर रहा हूं, यहाँ पर C17H35 यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो R की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? C17H35। यहाँ पर CHO, C डबल बॉन्ड O, C17H35। यहाँ पर CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H35। ठीक है, अपन को क्या करना? हाइड्रोजन अपघटन। तो हाइड्रोजन अपघटन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा अधिक प्रभावित की जाती है। उसके अंदर तो हाइड्रोजन के कितने मोल प्रभावित करवा रहे हैं? 6 करा रहे हैं। इसके अंदर उससे ज्यादा प्रभावित करवाते हैं हाइड्रोजन अपघटन के अंदर। तो कितने करवाते हैं? 6H2। ठीक है, कितने करवाते हैं अपन इसके अंदर प्रभावित है? 6H2 करवाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को अधिक में प्रभावित करते हैं। तो देखो क्या बनता है, अब क्या होता है देखना, ये आपके टूट जाता है, ये आपके टूटता है यहां से, इस तरह से यहां से टूटता है। कितने टोटल हाइड्रोजन कितने? 12 हाइड्रोजन है ना, एक एक हाइड्रोजन तो इनको मिलता है। CH2OH, CHOH एंड CH2OH। भाई 12 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन? 6 दूनी 12, तो एक एक हाइड्रोजन तो इनको मिल गया, एक एक हाइड्रोजन तो इनको मिल गया। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो गए। और फिर अब ये बचा आपके देखना, C17H35, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक H यहाँ पर मिल जाता है, इस जगह पर एक H आ जाता है, तो ये OH बन जाता है, और 2H इस कार्बन को मिलता है। या आप डायरेक्ट लिख लो, CH2 लिख दो। समझना वापिस, एक एक H तो इनको मिल गया, टोटल 12 हाइड्रोजन है। तो अब क्या हो रहा है? 12 हाइड्रोजन में एक H तो इन ऑक्सीजन को मिल रहा है, ये ऑक्सीजन को मिल गया, और दो दो इनको मिल रहे कार्बन को। तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए? क्योंकि ये कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार हो गया। मोल कितने बनेंगे? 3 मोल बनेंगे इसके, है ना। तो एक तो आपके ग्लिसरॉल बना, और आप देखो ये आपकी क्या बन रहा है? ये आपके वापिस क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है, एल्कोहल। ये क्या आपको एल्कोहल ही, OH का मतलब एल्कोहल होता है, CH2OH का मतलब। तो ये आपके क्या मानते हैं कि जब हाइड्रोजन अपघटन करवाया जाता है किसका? तेल या वसा का, तो आपको क्या प्राप्त होता है? एक तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, एक आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल भी अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे जो अपन ने रासायनिक गुण पढ़े थे तेल और वसा के। ठीक है, आपके सवाल आता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखो। तो ये आपके जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं वही पॉइंट आपको लिखना है। 3 नंबर में आता है, ये बड़े सवाल में नहीं आता है। 3 नंबर में आता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखो। तो साबुन क्या होता है? साबुन लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COONA है ना। ये क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं जो बेंजीन के होते हैं। यहाँ पर देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं।
एरिल का मतलब आपके बेंजीन हो गया, एसो3 का मतलब सल्फोनिक, और सोडियम का मतलब अन्य हो गया। ठीक है, तो ये आपके होते हैं, ये तो होता है आपके बेंजीन के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ध्यान रखना, साबुन कठोर जल में उपयुक्त नहीं करते। कठोर जल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करते। साबुन का उपयोग नहीं करते, अपन करते हैं, लेकिन अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में भी करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इनका निर्माण, साबुन का निर्माण किया जाता है वसा और तेल से बनाया जाता है। इनको बनाया जाता है अपमार्जक को पेट्रोल का हाइड्रोकार्बन से, जो पेट्रोल होता है उनका हाइड्रोकार्बन से इनको बनाया जाता है। और ध्यान रखना, जो आपके ऊनी स्वेटर होते हैं उनको अपन साबुन से नहीं धोते। जैसे आप सर्दी के अंदर जो स्वेटर पहनते हो, जर्सी वर्सी, उनको आप देखना साबुन से नहीं धोते, आप डिटर्जेंट से धोते हो, अपमार्जक से धोते हो, है ना। तो ये अंतर है साबुन और अपमार्जक में, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले 3 नंबर के अंदर जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के अंदर इस साल आने के इसके 100% चांसेस है कि परिवर्ती ध्रुवण गुणन को समझाइए। परिवर्ती ध्रुवण गुणन को समझाइए, 3 नंबर में आने की इसके 100% चांस है ना। तो इसको समझ लेना, फिर तो थ्योरी तो आप इसकी खुद ही लिख पाओगे। देखो क्या होता है परिवर्ती ध्रुवण गुणन। तो जैसे आपके पास होता है, आप जानते हो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, इसकी अभी मैं आपको संरचना बनाऊंगा, तब आप इसको समझ जाओगे। अल्फा डी ग्लूकोज, अब जानेंगे अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना, इसका जो गुण विशिष्ट गुणन होता है, विशिष्ट गुणन कोण होता है, विशिष्ट गुणन कोण। अल्फा डी ग्लूकोज का जो विशिष्ट गुणन कोण होता है वो होता है आपके 112 डिग्री। कितना होता है, 112 डिग्री होता है। विशिष्ट गुणन कोण है, ध्रुवण गुणन कोण बोल देना, विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण बोलो या विशिष्ट गुणन कोण बोलो, 112 डिग्री होता है। ठीक है, जब आप इसको क्या करते हो, जल में घोलते हो, किसमें घोलते हो, जल में घोलते हो, तो इसका जो विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण है 112, वो घट जाता है और रह जाता है आपके। पहले तो इसको देखो, जब अल्फा डी ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो ये साम्य में चला जाता है, साम्य मिश्रण प्राप्त हो आपको, इसके अंदर क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। और जो इसका आपका जो गुणन होता है, गुणन कोण, विशिष्ट गुणन कोण, वो होता है 52.5 डिग्री। कितना होता है, 52.5 डिग्री। अल्फा डी ग्लूकोज को जब जल में घोला जाता है तो साम्य मिश्रण बन जाता है, और उस समय इसका जो गुणन कोण होता है, विशिष्ट गुणन कोण, वो कितना होता है, 52.5 डिग्री होता है। ठीक, ये साम्य की बात करें तो ये इस दिशा में जा सकता है, तो इस दिशा में भी आ सकता है, मतलब अग्र दिशा में भी जा सकता है, पश्चिम दिशा में भी आ सकता है, इससे ये बनाया जा सकता है, इससे ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट ध्रुवण कोण 112 डिग्री होता है। जब इसे जल में घोला जाता है तो इसका ध्रुवण विशिष्ट गुणन कोण घटकर 52.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक होता है आपके बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। संरचना से इनको आप समझ जाओगे। इसका गुणन कोण होता है, विशिष्ट गुणन कोण होता है 19 डिग्री। कितना होता है, 19 डिग्री। जब इसको जल में घोला जाता है तो इसमें भी साम्य स्थापित हो जाता है। बीटा डी ग्लूकोज को जब जल में घोला जाता है तो इसमें भी साम्य स्थापित हो जाता है, और इसका विशिष्ट गुणन कोण या विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण, सुनना एक ही बात बोल रहा हूं मैं, विशिष्ट, यहां पर लिख लो, विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण, इसका विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण कितना होता है, 19 डिग्री होता है बीटा डी ग्लूकोज का। लेकिन जब आप इसे जल में घोलते हो तो इसका गुणन कोण कितना चेंज हो जाता है, 52.5 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, 52 डिग्री। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा व बीटा का मिश्रण है ना। तो वो कितना हो जाता है, 52.5 डिग्री हो जाता है। अब वापस सुनना एक बार क्या हुआ। जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है जिसका विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण होता है 112 डिग्री होता है, 112 डिग्री। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है इसके अंदर। और इसका जो गुणन कोण होता है 112 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 112 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 52.5 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार अल्फा डी ग्लूकोज की तरह होता है बीटा डी ग्लूकोज, जिसके गुणन कोण का मान या विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण का मान कितना होता है, 19 डिग्री होता है। इसे जब जल में घोला जाता है तो इसका यह 19 डिग्री बढ़कर कितना हो जाता है, 1.5 डिग्री हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये तो क्या हो रहा है, घट रहा है, ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। और कितना हो जाता है, 52.5 डिग्री हो जाता है। तो किसी, अब इसकी प्रवृत्ति ध्रुवण गुणन की परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी ध्रुवण गुणन यौगिक है, किसी ध्रुवण गुणक यौगिक के ध्रुवण
कोण में परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण गुणक कहते हैं, गुणन कहते हैं। ठीक है, वापिस सुन लेना क्या हुआ कि देखो सबसे पहले चीज तो आप बोल रहे हो कि ध्रुवण कोण क्या होता है, ध्रुवण कोण क्या होता है, ध्रुवण गुणन यौगिक क्या होते हैं। तो आपने 12th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा होगा, शायद समायोजन वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने इनको पढ़ा होगा कि कोई पदार्थ होता है तो वो पीपीएल की तल को अगर दाईं ओर घुमा देता है, बाईं ओर घुमा देता है, पढ़ा होगा ना, पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश तल को घुमा देता है, तो उसके अनुसार अपन डी और एल का नामकरण करते हैं, है ना। और ध्रुवण गुणन कोण क्या होता है, तो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा शायद कि कोण बराबर आपने पढ़ा होगा कि अल्फा अपॉन सी इंटू एल, जहां पर अल्फा विशिष्ट गुणन कोण होता है, सी सांद्रता होती है और जो एक नली होती है उसकी लंबाई होती है। कोण को भी यहाँ पर अल्फा टी ऐसे दर्शाते हैं। 12वीं की चीजें है, यहाँ पर अपन को लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो सिंपल से समझना परिवर्ती ध्रुवण गुणन कोण किसे कहते हैं। अब आपको एग्जाम में किसे लिखना वो समझना। आपको एग्जाम के अंदर लिखना है कि हम जानते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज के विशिष्ट ध्रुवण गुणन का मान, परिभाषा बोल रहा हूं ना, वो आपको लिखनी है। हम जानते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज के विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण का मान 112 डिग्री होता है, लेकिन जब इसे जल में घोला जाता है तो इसका विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण घटकर 52.5 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार बीटा डी ग्लूकोज के ध्रुवण गुणन कोण का मान 19 डिग्री होता है, लेकिन जब इसे जल में घोला जाता है तो इसका मान 52.5 डिग्री हो जाता है, उसका मान 52.5 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार यहां पर लिखना, फिर लिखना आपको इस प्रकार या अतः लिखना, अतः किसी ध्रुवण गुणन यौगिक, किसी ध्रुवण गुणक यौगिक यहाँ पर क्या, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, जिनके अंदर ध्रुवण होता है, जो किसी ध्रुवण गुणन यौगिक के ध्रुवण कोण में परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण कोण कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण गुणन कहते हैं। मतलब ध्रुवण कोण के मान में क्या हो रहा है, देखो इधर तो आपकी क्या बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, आपकी कमी हो रही है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण गुणन कहते हैं। एक तो शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख लोगे। आपको पहले इतना सा समझाना है, पहले तो आपको परिभाषा लिखनी, लास्ट में ये समझा देना, है ना। तो ये आपके 3 नंबर के लिए जो खूब है, इतने में आपके 3 नंबर आ जाएंगे। ये समझाकर जो मैंने अभी बोला वो लिख देना, है ना। क्या लिखोगे, वापस बोल रहा हूँ कि अल्फा डी ग्लूकोज के विशिष्ट ध्रुवण गुणन कोण का मान 112 डिग्री होता है, लेकिन जब इसे जल में घोला जाता है तो इसका ध्रुवण गुणन कोण 1.5 डिग्री हो जाता है। और बीटा डी ग्लूकोज के ध्रुवण गुणन का मान 19 डिग्री होता है, लेकिन जब इसे जल में घोला जाता है तो 52.5 डिग्री हो जाता है। अतः किसी ध्रुवण गुणन यौगिक के ध्रुवण कोण में परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण गुणन कहते हैं। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लो, फिर आगे और करते हैं। अब हम वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सूत्र आना चाहिए ग्लूकोज का, ग्लूकोज की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको पता है CH2OH होता है, इधर होता है CHO होता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सब तरफ इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH और यहाँ पर H लिखना है। बाकी इधर H, इधर OH, इधर H, इधर H। ये आपकी क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ये संरचना होती है, ऊपर CHO नीचे CH2OH। यहाँ पर अगर आपको OH को ध्यान करना, मतलब प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखना है कि सबके अंदर OH इस तरफ होते हैं, इधर ना, इधर बस तीसरे नंबर कार्बन पर OH क्या होता है, बाई तरफ होता है, बाई के साथ OH दाई तरफ होते हैं। देखो ये बाई तरफ इधर, बाई की सब में किधर है, दाई तरफ है। तो याद करने का यह तरीका है कि बाकी सब के अंदर OH दाई तरफ होता है, तीसरे नंबर कार्बन पर OH बाई तरफ होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है कि पहले और चौथे कार्बन को देखना है, पहले और चौथे कार्बन को देखना है, पहले और चौथे कार्बन को देखना। देखो कैसे है, पहले तो आप ये बनाओ 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले से छेड़छाड़ करनी नहीं है। ये आपके CH2OH इसी तरह रहेगा, पांचवा भी इसी तरह रहेगा, OH और H। पहले और चौथे कार्बन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी जो अपन ने लिखा वैसे ही लिखो। इधर OH H, इधर H, इधर OH। ठीक है, अब देखो पहले और चौथे कार्बन से आपको क्या करना है कि पहले कार्बन और इस कार्बन में
करना क्या आपको कि इनके बीच में आपको जोड़ना है एक ऑक्सीजन इस तरह से, मतलब यहाँ का जो OH है ना वो अपन शिफ्ट कर रहे हैं, इसका OH अपन शिफ्ट कर रहे हैं, O और H को शिफ्ट कर देंगे, इनका ऑक्सीजन किया गया इनके बीच में, इधर अब एक H बचा और इधर OH बचा, तो ध्यान रखना कि एक H तो आप इधर आ गया। भाई समझना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस चौथे नंबर कार्बन की, इसमें से OH को मैं हटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, यहाँ से देखो मैंने हटा दिया, इधर H से मैं मस्ती कर ही नहीं रहा हूँ, इधर ही लिख रहा हूँ साइड में ना, H को अपन क्या कर रहे हैं, हाथ ही नहीं लगा रहे, साइड में लिख रहे हैं H को, ये H को साइड में लिख दिया, इस OH और इस OH की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो यहां से क्या करना, ये OH को मैं इधर एजिटी जैसे रख रहा हूँ, ये OH ऐसे रख दिया, इसमें से ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पर लगा दिया, और जो H बचा ना उसको मैं इधर लिख रहा हूँ। आइए समझ में, पहले तो ग्लूकोज की संरचना बनाई, पहले और चौथे कार्बन पर को ऐसे रख, मतलब रखा, बाकी जितने भी कार्बन उनको तो अपन ऐसे लिख दिया, पहले और चौथे कार्बन में क्या क्या इसके जो OH थे उसमें O को इन दोनों कार्बन पे जोड़ दिया, इसका पहले कार्बन दूसरे कार्बन को जोड़ दिया बॉन्ड से, और इसका जो H था मैंने इसको इधर लगा दिया, ठीक है, इसे बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये आपको होता है 112 डिग्री, कितना होता है 112 डिग्री। अल्फा डी ग्लूकोज इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पर OH किस तरफ है, दाई तरफ है। अब देखो बीटा डी के अंदर क्या होता है, बीटा डी के अंदर कुछ नहीं होगा, ये OH इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, ये की संरचना वापिस सुनाई, देखो 1 2 3 4 5 6 CH2OH, बस इधर क्या करना, OH इधर आ जाएगा, H इधर लग जाएगा, बाकी सेम संरचना आपको इधर बनानी, ये OH, ये H, ये H, ये OH, इधर H, इधर OH और ये H, और पहले और चौथे कार्बन को किससे जोड़ना है, ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से जोड़ देना, और ये आपके है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, आइए समझ में, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और ये होता है आपके 19 डिग्री, कितना होता है 19 डिग्री। जब इसको आप जल में घोलोगे, किसको, इसको जल में घोलोगे H2O के अंदर, और या आप इसको जल के अंदर घोलोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज चेंज हो जाएगा इस ग्लूकोज के अंदर, इसका मान होता है 1.5 डिग्री। अल्फा डी ग्लूकोज किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, इस ग्लूकोज के अंदर, और जब आप बीटा डी ग्लूकोज को भी जल में घोलोगे तो वो किसके अंदर बदल जाता है, इसके अंदर बदल जाता है, यानी 19 डिग्री से 1.5 डिग्री में बदल जाता है ये तो, और ये वाला भाई साहब 112 से 1.5 डिग्री हो जाते हैं। तो ये आपके था परिवर्तित ध्रुवण गुणक। वैसे अगर एग्जाम के अंदर आता है, बड़े नंबर में आता है तो आपको ये करना है, बाकी 3 नंबर में आए तो मैंने जो परिभाषा बोली वो लिखना, और ऊपर उसे समझाया था अल्फा डी ग्लूकोज, ये वाला नीचे वाला बना के लिखना सा, ये वाला आपके काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल हो रहा है, उसके बाद में अपन वीडियो खत्म कर देंगे। अब हमारे जो लास्ट सवाल है जिसके परीक्षा में आने के चांसेस है वो है कि आपके अल्फा बीटा गामा एमिनो अम्ल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। 3 नंबर में आता है ये सवाल कि अल्फा बीटा गामा जो एमिनो अम्ल होते हैं उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं अल्फा बीटा एमिनो अम्ल क्या होता है। एमिनो अम्ल क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक ही अणु पर एमिन भी जुड़ा होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी जुड़ा होगा। देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा एमिनो अम्ल। तो जैसे आपके पास में ये कंपाउंड है CH2 COOH CH3 और NH2 जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। तो देखो अपन बात करते हैं इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन सा है, तो ये आपकी क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह के जो पास वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है, अल्फा कार्बन। इसके पास वाला अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन होता है, आगे और होता है तो वो गामा कार्बन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गामा कार्बन होता है ना। चलो मैं इसको और थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, इसी के अंदर अल्फा बीटा को समझा दूंगा। ठीक है, इधर देखना क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के जो पास वाला कार्बन होता है उसे अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। वैसे क्रियात्मक समूह NH2 भी होता है, लेकिन इसकी तुलना में प्रायिकता इसकी ज्यादा होती है। ये जो आपकी एक टेबल होती है विरिता सूची, उसके अंदर सबसे ऊपर आता है। इसके पास वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन, फिर बीटा आता है, फिर आपकी क्या आता है, गामा आता है, ये आपको पता है ना। तो देखो NH2 समूह किस कार्बन से जुड़ा है, NH2 समूह किस कार्बन से जुड़ा है। देखो NH2 समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसे अपन बोलेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल बोलेंगे, ठीक है। मान लो कि NH2 यहाँ पर ना जुड़ा होकर यहाँ पर जुड़ा होता है तो अपन इसे क्या बोलते हैं, बीटा एमिनो अम्ल बोलते हैं, क्योंकि ये बीटा से जुड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर ना जुड़ा होकर यहाँ पर जुड़ा होता तो गामा पर जुड़ा होता तो अपन इसे क्या कहते हैं, गामा एमिनो अम्ल कहते हैं। जिससे NH2 समूह जुड़ा हुआ कार्बन से उसे उस नाम से जाना जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल और गामा एमिनो अम्ल, ठीक है। ये तो क्या आपके अल्फा बीटा एमिनो अम्ल। अब अपन करते हैं कि इनका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक का समझते हैं। तो पहले अपन समझ रहे हैं अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा
एमिनो अम्ल। देखो अल्फा एमिनो अम्ल, अभी आपको बताया अल्फा एमिनो अम्ल इस तरह से होता है, RCH2, यहाँ पर NH2 जुड़ा होता है और यहाँ पर होता है COOH। हमें क्या करना है, इसके 2 मोल लेने हैं। कितने मोल लेने हैं? इसके 2 मोल लेने हैं। देखो मैं इसको एक तरह से सही लिखकर बता रहा हूँ जिससे आपको जो आपके उत्पाद बनेगा वो आपको सही समझ में आएगा ना। जैसे देखना, ये होता है आपके RCH2, इधर आपके इससे NH2 जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से क्या जुड़ा था, COH और डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है। देखना इसको मैंने कैसे लिखा, RCH2 NH2 और ये C डबल बॉन्ड OH है ना। तो मैंने क्या किया, ये R एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, इस NH2 को क्या किया, कार्बन से जोड़ रखा ऊपर लिख दिया और इस COH को नीचे लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक और मोल ले रहा हूं जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, COH डबल बॉन्ड O, इधर आपके NH2, इधर आपके CH2 और R, इस तरह से। ठीक है, मैंने वो क्या, ये अल्फा एमिनो अम्ल जिसको सही तरह से व्यवस्थित करके लिखा। अब आपको देखो यहां से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH, इसको कितना हाइड्रोजन की जरूरत है जल बनाने के लिए, 1 हाइड्रोजन की, तो इससे 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब आप इसको इस तरह से लिख दो, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस तरह से, इधर भी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, NH और बॉन्ड H। ठीक है, तो यहां से तो देखो क्या बार होगा, ये H2O, इधर से भी क्या बार होगा, आपके H2O बार होगा, क्या बार हो जाएगा, जल बार हो जाएगा, और जहां से जल बार होगा वहां से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपके जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये RCH2, इधर क्या बचा आपके NH, और NH से क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड, इससे अब क्या जुड़ेगा, OH निकल गया, H निकल गया, NH जुड़ेगा, NH और CH2 R, और ये देखो ये C किससे जुड़ा, इस C से, इस C से जुड़ गया। इस तरह से बनता है ना। तो ध्यान रखना, इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ध्यान रखना, अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि जब एमिनो अम्ल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसका नाम है डाइकीटो पिप्रेजिन का निर्माण होता है, डाइकीटो पिप्रेजिन का निर्माण होता है। जब एमिनो अम्ल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो डाइकीटो पिप्रेजिन का निर्माण होता है। बस ये डिफिकल्ट है, इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे बीटा और गामा वाला करते हैं ना। अब हम करते हैं बीटा एमिनो अम्ल का तापीय प्रभाव को। तो बीटा एमिनो अम्ल क्या होता है आपके, CH2 COOH, और यहाँ पर आपके NH2 जुड़ा होता है NH2। अब देखो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन, मैं इसको बॉन्ड के रूप में लिख रहा हूँ इस तरह से, मतलब ये CH2 है ना, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। तो अब होगा क्या, देखो बीटा एमिनो अम्ल में क्या होगा, जब इसको गर्म करोगे तो यहाँ से NH3 बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा और NH3 आपके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। NH3 आपके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा आपके, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहाँ पर आपके क्या बना, यहाँ पर आपके क्या डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना, इसका नाम होता है एक्रिलिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल, जो क्या असंपृक्त है, डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, असंपृक्त है। तो आता है कि बीटा एमिनो अम्ल को जब गर्म किया जाता है, ताप पर गर्म किया जाता है तो एक्रिलिक अम्ल का निर्माण होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और COH का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया बीटा। अब अपन करते हैं गामा की। लास्ट है आपके गामा एमिनो अम्ल। गामा एमिनो अम्ल वो क्या होता है जी, देखो CH2 COOH, अल्फा बीटा एक और होगा और यहां पर आपके NH2 जुड़ा होगा। ठीक है, सुनना, अल्फा इससे जुड़ा हुआ, अल्फा बीटा गामा, गामा पे क्या जुड़ा, एमिन जुड़ा, तो एमिनो गामा एमिनो अम्ल हो गया। अब देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, COH को, क्या मैं COH को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां से OH और यहां से एक H बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, -H2O। भाई यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, आप इसको इस तरह से लिख लो, तो यहां से आपके क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तब क्या बनेगा, NH और CO के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर आपकी क्या बनेगा, NH सिंगल बॉन्ड
यहाँ पर आप ये किसके बीच में बनेगा, कार्बन के बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड O, और इस तरह से आपके बॉन्ड बनेगा CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH, और इसका नाम होता है आपके ब्यूटाइरोलेक्टम, ब्यूटाइरोलेक्टम। इसका नाम क्या होता है आपके, ब्यूटाइरोलेक्टम इसका नाम होता है। ठीक है, तो इस तरह से गामा अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो ब्यूटाइरोलेक्टम का निर्माण होता है। तो ये आपके थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 1.5 नंबर के और 3 नंबर के। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई नहीं, देख लेना। आपके ऑर्गेनिक अब पूरी कंप्लीट हो चुकी। ऑर्गेनिक की ओवरऑल आपके 5 वीडियो बन चुकी है, 2 बॉलर की, 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी की, 1 है। ये पढ़ लेना, आपके 30 से 35 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।